मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीए सेकंड ईयर सेकंड पेपर के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए आज मैं एग्रीकल्चर और डब्ल्यूटीओ पे बात करूंगा, अर्थात कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कैसे हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कुछ स्टेप्स में हुई। सबसे पहले 15 दिसंबर 1993 को विश्व के 117 देशों ने एक समझौता किया जिसे गैट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको स्वीकृति प्रदान कर विश्व व्यापार के इतिहास में एक सबसे बड़ा बहुपक्षीय व्यापार समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को गैट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुए और उसके बाद उसके फलस्वरूप उसकी परिणति जो है एक विश्व व्यापार संगठन के रूप में हुई, जो अपने अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 को आया। जहां गैट का कार्य सिर्फ टैरिफ को कम करने तथा विदेशी व्यापार में व्यवधानों को दूर करने तक सीमित था, वहां विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स और विदेशी पूंजी निवेश उपाय, ट्रिम्स, सेवाओं में व्यापार का समझौता, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज और बाजार विस्तार, मार्केट एक्सेस, इनका समावेश किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व व्यापार संगठन न केवल समझौते के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं समस्याएं विवादों का निपटारा करेगा, वरन समझौते की व्याख्या एवं क्रियान्वयन में तेजी से विश्व व्यापार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। कहने का मतलब ये है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना परस्पर देशों के बीच में विश्व व्यापार में वृद्धि करने के लिए हुआ। नए क्षेत्रों के समावेश से विश्व व्यापार संगठन की कानूनी हैसियत बहुत बढ़ गई और इस संगठन को सदस्य देशों के अपने आंतरिक राष्ट्रीय नियमों एवं घरेलू नियमों में परिवर्तन कराने की कानूनी बाध्यता का अधिकार मिल गया। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हैं। तो डंकल समझौते के तहत गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। कहने का मतलब यह है कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जब गैट के नेगोशिएशन हुए और उसमें एक डंकल समझौता था, उसके क्रियान्वयन जो है एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की परिणति के रूप में हुई। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है जीवन स्तर में वृद्धि करना, दूसरा पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बृहत स्तरीय एवं ठोस वृद्धि करना, तीसरा वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार करना, चौथा सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार करना, पांचवा विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। देखो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया के, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करना। छठा सुस्थिर विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को स्वीकार करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब यह है कि आप डेवलपमेंट करें लेकिन उसके साथ जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, तभी वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल कहलाएगा। फिर है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। अगला उद्देश्य है विकास के वैयक्तिक स्तरों की आवश्यकता के साथ निरंतर चलते रहने के साधनों में वृद्धि करना। तो ये कुछ उद्देश्य लेकर के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन के फंक्शंस क्या हैं? पहला है सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना। विश्व व्यापार संगठन का पहला महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित विचार विमर्श के लिए एक सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में काम करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कानून अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे हैं जिनके ऊपर नए तरीके से विचार विमर्श की ज़रूरत है, तो आपको ये एक सामूहिक संस्थागत मंच उपलब्ध कराता है। दूसरा, विश्व व्यापार समझौते के कार्यान्वयन,
प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विश्व व्यापार समझौता बहुपक्षीय, मल्टीलैटरल तथा प्लूरीलैटरल समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना है। तीसरा, व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी किसी भी मसले पर सदस्यों को विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करना है। चौथा है सदस्य राष्ट्रों के विवादों के निपटारे का प्रशासन। विश्व व्यापार संगठन का चौथा कार्य जो है सदस्य राष्ट्रों के डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम जो है उसका है। पांचवा है व्यापारिक नीति समीक्षा प्रक्रिया के प्रावधानों को लागू करना। विश्व व्यापार संगठन का पांचवा प्रमुख कार्य है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। छठा है विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने हेतु विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूरा सहयोग करने को महत्वपूर्ण मानता है। सातवां है विश्व संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना, अर्थात ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। ये हमने बात की WTO के बारे में। अब हम WTO और इंडियन एग्रीकल्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं, कैसे जो है इंडियन एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है। गैट समझौते के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन का आविर्भाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषिजन्य पदार्थों का कुल निर्यातों में लगभग 25% भाग रहता है। देश की जनसंख्या का लगभग 70% भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कृषि से अपना जीविकोपार्जन करना है और कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग 31% भाग प्राप्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में गैट समझौते के कारण भारतीय कृषि पर होने वाले प्रभावों की व्याख्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का यह बहुपक्षीय समझौता भारतीय कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित करेगा। पहला, कृषि सब्सिडी में कटौती। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इन सब में धीरे धीरे जो है कटौती करना। सब्सिडी का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ है मार्केट प्राइस उससे कम पे फार्मर्स को आप दे रहे हो। जैसे फार्मर्स को फर्टिलाइज़र की कॉस्ट जो है ज़्यादा आती है तो उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। फिर प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी में कटौती करना, एक्सपोर्ट सब्सिडी में भी कटौती करना। तीसरा, कृषि उत्पादनों पर सीमा शुल्क में कटौती। चौथा, घरेलू आवश्यकता न होने पर भी खाद्यान्नों के आयात की व्यवस्था। पांचवा, बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा में कृषि बीजों व उपजों का पेटेंट होने पर ऊंची कीमतों पर खरीद। अब इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है कृषि सब्सिडी में कटौती। गैट समझौते के अनुसार कृषि क्षेत्र में बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्रों एवं उपकरणों, विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधा पर दी जाने वाली कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% तक रखने का प्रावधान है। तो स्पष्ट है कि जिन देशों में अधिक कृषि सब्सिडी दी जा रही है उन्हें सब्सिडी में कटौती को बाध्य होना पड़ेगा। भारत में भी इसका प्रभाव प्रतिकूल नहीं होगा। दूसरा, कृषि सब्सिडी में कटौती का खतरा नहीं। कृषि सब्सिडी में कटौती का भारतीय कृषि पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी अभी भी गैट समझौते की निर्धारित सीमा 10% से काफ़ी कम है। दूसरा, भारत में कृषि सब्सिडी को बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ी। यद्यपि 1991, 92 से 93, 94 के पिछले 3 वर्षों में कृषि सब्सिडी में भारी कटौती गई, जिससे कृषकों को बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, विद्युत आपूर्ति के ऊंचे मूल्य चुकाने को बाध्य होना पड़ेगा। तीसरा, भारत को कृषि उपज निर्यातों में लाभ का अवसर मिलेगा क्योंकि जब अन्य विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में कमी करनी होगी तो उनकी लागत बढ़ेगी
और कृषि उपज के ऊंचे मूल्य पर भारत को अपनी कृषि उपज के निर्यातों को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। चौथा है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कृषि सब्सिडी में कटौती का उपभोक्ता सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाज के कमजोर वर्ग तक ही सीमित रखने से इसे और कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने में लाभ होगा। अगला बिंदु है, खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जारी रहेगी। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में समानता रखने की भी इस समझौते में कोई बाध्यता नहीं है, अतः हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति भी यथावत चालू रहेगी। प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाले निर्यात सब्सिडी में कटौती का प्रावधान गैट समझौते में है, जिसके अंतर्गत निर्यात सब्सिडी को 1993 से 1999 तक बजट प्रावधान एवं मात्रा में क्रमशः 36% तथा 24% की कटौती करनी होगी। कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती। गैट समझौते में इस प्रावधान के तहत सदस्य देशों को कराधान में व्यापक फेरबदल के साथ साथ 1993 से 1999 के बीच सामान्य शुल्क में औसतन 36% कटौती तथा प्रत्येक वस्तु के सीमा शुल्क में कम से कम 15% कटौती करना जरूरी है, पर साथ ही कुछ रियायतों की भी व्यवस्था है। घरेलू आवश्यकता न होने पर भी खाद्यान्नों के न्यूनतम आयात की व्यवस्था की शर्त गैट समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समझौते के लागू होने के प्रथम वर्ष में एक देश के खाद्यान्न के घरेलू उपयोग का न्यूनतम 2% तक आयात की व्यवस्था होगी, जो 10 वर्ष के अंत तक 3.33% तक पहुंचना होगा। गैर समझौते की इस शर्त से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी और दुर्लभ विदेशी मुद्रा खाद्यान्नों के आयात पर खर्च करने की बाध्यता होगी। भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो भारत फिलहाल खाद्यान्नों के न्यूनतम आयात की शर्त से मुक्त रहेगा, क्योंकि भुगतान संबंधी कठिनाइयों के कारण उस पर यह शर्त थोपी नहीं जाएगी। अतः भारतीय कृषि पर फिलहाल कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। पांचवा, बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा। गैट समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के संबंध में उत्पादों के पेटेंट कराने की व्यवस्था है, जिसका उपयोग अनुमति एवं अनुबंध के तहत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने तथा दुरुपयोग पर रोक की शर्त है, किंतु पौधों एवं पशुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार के सदस्यों के संबंध में सदस्य देशों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, सदस्य राष्ट्र पौधों की किस्मों का संरक्षण पेटेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा सुई जनरिस के माध्यम से अथवा दोनों के सम्मिश्रण से कर सकते हैं। यद्यपि पेटेंट का प्रथम विकल्प अपनाने पर सदस्य राष्ट्रों के किसान अपनी फसल के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, किंतु दूसरे विकल्प सुई जनरिस के अंतर्गत मौजूदा व्यवस्था के तहत किसान अपनी उपज के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा अपने साथी किसानों को उपयोग के लिए वस्तु विनिमय के आधार पर दे सकते हैं। अभी भारत में बीजों पर पेटेंट कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत ने दूसरा विकल्प सुई जनरिस चुना है। अतः भारतीय कृषि उपज के बीजों पर पेटेंट्स कानून लागू नहीं होगा। अतः भारतीय किसान बिना किसी दिक्कत के स्वयं की उपज के बीज अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग करने के साथ साथ ही बीजों का गैर वाणिज्यिक विनिमय करने को स्वतंत्र होंगे। मार्केट एक्सेस या बाजार पहुंच। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार सभी सदस्य देशों की व्यापार नीति समीक्षा तंत्र ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के लिए नियम बनाने वाले नियमों का प्रशासन विश्व व्यापार संगठन द्वारा करने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार में बाधाओं में कमी लाकर तथा व्यापार में भेदभाव को समाप्त करके मार्केट एक्सेस में सुधार लाने का प्रयास करेगा। अगला बिंदु यह है कि विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सदस्य देशों के निर्यातों में प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन देना है और विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित नियमों एवं कार्यविधि निर्यात बाजार में कृषि एवं निर्मित उत्पादों के निर्यात में प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये हमने देखा है कि
किस तरह से जो है WTO इंडियन एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगा। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।